तो सिलेबस के अनुसार ये दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और ये बुक के अनुसार ये तीसरा चैप्टर है। तो मैंने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था और ये केमिस्ट्री के हिसाब से है। तो केमिस्ट्री में है तंतु से वस्त्र तक। तंतु मतलब होता है जो छोटे छोटे, मतलब रुआ होता है ना, रुआ में छोटे छोटे हम कर देते हैं और उसको पिरो पिरो कर बनाते हैं, उसे तंतु कहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे तंतु से वस्त्र तक। वस्त्र यानी जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, इसका आविष्कार कैसे हुआ, पहले के ज़माने में लोग कैसे कपड़ा पहनते थे, आज का कैसे कैसे विकास हुआ, साइंस कैसे कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में हम ये तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री के हिसाब से जानेंगे। ठीक है। तो पहली और बोझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझ में फंस गए। चित्र 1.3 में दिखाया गया है। 1.3 में कि बहुत सारे यहाँ पर कपड़े हैं। वो पहली बार दुकान में गए थे तो कपड़े देख कर उलझ गए कि कौन सा कपड़ा मम्मी के लिए ले, क्योंकि लोग जीत कर गए थे तो सोच रहे थे कि मम्मी के लिए हम कपड़ा ले जाए, तो लोग उलझ गए थे। तो दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती के हैं तो कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम हैं। कृत्रिम यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली तथा बूझो, ये दो मतलब ये भाई बहन थे शायद, अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। ठीक है। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण यानी घूमने के बाद यानी कि भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेड शीट यानी बिस्तर का बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न यानी कि डस्टर आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक तो कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इस वस्त्र की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो वस्त्रों में विविधता के बारे में जानेंगे कि ये अलग अलग वस्त्र हैं, इसमें क्या क्या विविधताएं होती हैं, क्या क्या मतलब इसमें खूबियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उनसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? चित्र 3.2 यानी कि जो 3.2 मतलब ध्यान से देखेंगे तो एक को ये लगेगा कि धागा से बिना हुआ है। ठीक है। अब देखो क्रियाकलाप 2। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। चित्र 3.3। यदि कोई ढीला, मतलब क्या होता है कि सूती कपड़ा का जो उसका धागा होता है उसको खींचने का प्रयास करेंगे। प्रयास करने के बाद देखिए कि वो निकलता है कि नहीं निकलता है, जैसे इसमें दिखाया गया। एक होगा इससे निकाल कैसे रखा है, तो उस टाइप से ये कह रहा है। ठीक है। तो चित्र 3.3 कपड़े से कोई तागा या तंतु खींचना है। वही जो क्या होता है, तंतु से मिलकर वस्त्र बनते हैं। जो एक होगा जो पतले पतले जो धारियाँ होकर देखेंगे ध्यान से तो लगेगा ना कि बिनाई किया गया है चटाई की तरह। तो तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित
करने पर वस्त्र बना है ना। ये तागे किससे बने होते हैं, ये तागे किससे बने होते हैं, तागे से मिल मिलकर वस्त्र बना होता है। ध्यान से देखने में लगता है ना कि चटाई की तरह बिना गया है। कोई भी कपड़ा हो उसमें से अगर हम सुई या पिन से निकालेंगे तो एक होगा धागा एकदम निकल जाएगा डोरा की तरह। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि डोरा जो है, तंतु जो है, ये कैसे बने होते हैं। तो तंतु के बारे में जानते हैं। क्रियाकलाप 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए, इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए, इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में जो जैसे दिखाया गया है ऐसे रखिए, ऐसे करके दोनों है ना रखिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गई है। विखंडित मतलब वो मतलब उभरा हुआ, मतलब एकदम छोटा, मतलब उसमें कुछ है, मतलब ये जो जिस चीज़ से बना हुआ है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर सुई में तागे को पिरोने यानी कि डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाते हैं। ऐसे होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। जो छोटे होते हैं, देखते हो ना, ऐसे निकालते जाएंगे तो पूरा ऐसे निकालते जाएंगे तो भूआ खानी पूरा होते जाएगा। तो उसी सब को जो छोटे मात्रा जो दिखाई दे रही है उसे हम तंतु कहते हैं। तो वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं। तो वस्त्र जो है तागा या धागा से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। अब तागा देखो, तागा तंतुओं से मिलकर बनते होते हैं और तागा से वस्त्र बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, तो कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पदार्थ तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं क्योंकि ये सारे प्राकृतिक से लिए जाते हैं। रुई तथा जूट यानी कि पटसन इसे पटुआ बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, उसी को पटसन बोला जाता है। पादप से प्राप्त होते हैं। पादप यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। ये रुई, जूट यानी कि पटसन, पटुआ, ये पौधे यानी कि पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ठीक है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन जो हो गए और रेशम के कीड़े होते हैं जो शहतूत के पत्ते खाते हैं और अपने पिछवाड़े से क्या होता है, रेशमी निकलते हैं। वो बहुत मात्रा में वो सब इसका रेशम कीट पाला जाता है जिससे वो रेशम निकलते हैं और बहुत महंगा बिकता है। तो इस तरह उसका उत्पादन करते हैं, पत्ते खाते हैं और रेशम उत्पादित करते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होते हैं। अब देखो जो भेड़ होते हैं, जो बकरी होती हैं, बकरी ये वाला हमारे गांव वाला बकरी नहीं, वो बड़े जो जंगली बकरी होती है उनके बाल काट कर और उसे कम्बल वगैरह कर्तित करके ऊन प्राप्त किया जाता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ये खरगोश, याक या ऊँटों के बाल से भी ये प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट यानी कि कोकून से खींचा जाता है। ठीक है, कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पदार्थ अथवा जंतु नहीं है, वे जंतु नहीं हैं से मतलब कि जंतु पदार्थों से यानी रासायनिक पदार्थों से जिसका स्रोत ये मतलब ना कोई पादप है ना कोई जंतु है, ये रासायनिक पदार्थों से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु क्या है, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें ना कोई जंतु का भाग लिया जाता है और ना कोई पदार्थ वगैरह होते हैं, मतलब ना कोई पेड़ पौधे से। तो इसे हम पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये जो इतना भी देख रहे हैं ये मानव निर्मित यानी कृत्रिम है ये। ठीक है, तो बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे जो युद्ध करने जाते थे। जैसे ये सब है ना, ये सब योद्धा पहनते थे। ये सुरक्षा कवच की टाइप दिखाई देता है।
तो संग्रहालय में, जहाँ संग्रहालय होता है ना, संग्रहालय में जाने के बाद सारा चीज़ जो पहले का युद्ध होता था वो सब सामग्री उसमें रखी होती थी, और रखी भी है। जैसे हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं पटना वगैरह ना, तो संग्रहालय वगैरह उसमें देखते हैं, तो उसमें सारे पिछले ज़माने का जो भी सब यूज होता था युद्ध वगैरह में सब रहते हैं। तो ये इन्हें पहनते थे, इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं, तो ये सब जानना चाहते थे। तो अब असली बात है कि ये सब तंतुओं से ही बने होते हैं। अब आगे 3.3 कुछ पादप जंतु। अब रुई, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाइयों अथवा तकिया में भी किया जाता है। ठीक है, जो हम दिया बनाने के लिए करते हैं उसको तकिया, उससे तकिया रजाइया बनाने के लिए भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, मतलब कुछ रुई ले लेंगे, रुई लेकर खींच कर ऐसे और इसे ऐसे पृथक करेंगे, मतलब कि लमड़ाएंगे उसको, पृथक कीजिए। और इनके किनारों को ध्यान से देखिए, आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ इन्हें, जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी हैं। ठीक है, जैसे भी फैलाते जाएंगे जो दिखाई देगी छोटे छोटे, वो सारे कपास तंतुओं से बनी है। कपास का एक पौधा होता है जिसे रुआ का उत्पादन किया जाता है। तो रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती हो, है ना, ये ठंडी एरिया में नहीं होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं, मतलब नींबू के आकार के होते हैं। अपूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर फूल बन जाते हैं, जो बीज हैं वो टूटकर फूल बन जाते हैं, तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफलों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। हिम यानी कि जो हिम मतलब होता है बर्फ, जैसे बर्फ से किसी को ढक लिया हो, इस टाइप के सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। ये इसका उत्पादन बिहार में भी होता है। और ये कपास पादप के खेत हैं। मतलब ये जब इतना सफ़ेद सफ़ेद हो जाएंगे कि कहीं दूर से देखने पर लगेगा कि सिर्फ मतलब हिम ही हिम है, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ वहाँ पर है। तो इस टाइप का ये होता है। अब आगे देखिए, साधारणतः इन कपास बालों के कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन मतलब हाथ से चुन चुन कर इसको इकट्ठा किया जाता है, बालों कपास को प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंततन द्वारा पृथक किया जाता है। तो पहले का ये जो लिया है ना, इस तरह का मतलब खुदूर कर दें ताकि वो रुई टाइप का हो जाए, क्योंकि तो गोल गोल रहते हैं नींबू की तरह। तो इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। जैसे ये कर रहे हैं ना, ये गोले गोले हैं, जैसे करने से क्या होगा, सब भुआ हुआ टाइप का हो जाएगा, मतलब रुआ टाइप का हो जाएगा। तो ये तो हाथ से भी किया जाता है, और ये जो होता है ये कंटतन यानी कंटतन बोलते हैं, कंकतन द्वारा भी पृथक किया जाता है। और इसी प्रक्रिया को कपास ओटना बोला जाता है। जैसे ठीक है, जैसे दाल ओटना से ना, दाल ओटना है कि दाल में रही मिलाना, तो क्या होता है दाल सारे मिल जाते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं वो सारे घुल जाते हैं और मिल जाते हैं पानी के साथ। उसी तरह रुआ को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और उसी को बोलते हैं कपास ओटना। दाल में होते हैं तो दाल ओटना, कपास ओट रहे हैं तो कपास ओटना। तो प्रारंभिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पहले जो प्रारंभिक मतलब शुरू में जो थी ये हाथों से ही ओटी जाती थी, उस समय उतना विकसित नहीं हुआ था मेरा विज्ञान। ठीक है, जैसे चित्र 3.7 में आप देख रहे हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। आजकल तो बहुत सारे धागा मिल आ गए हैं, इसमें डाल देने के बाद वो सारे काम क्या करना है वो सब कर देती है, सब मशीन कर देती है आजकल। अब हम बात करेंगे जूट के बारे में, जिसे पटसन कहते हैं। पटसन यानी पटुआ, अपने भाषा में लोग पटुआ कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे नाई जो होती है ना, नाई का पटरियों के बीच में ये सब ठोका रहता है, या इसका रस्सी वगैरह भी देखते हैं अधिकांश। तो जूट यानी कि पटसन तंतु को पटसन यानी पादप यानी पौधा चित्र 3.8 में दिखाया गया है। देखिए यही जो है पटसन यानी कि पटुआ का
जिसे पटुआ निकालते हैं, जूट निकालते हैं, उसी का ये पौधा है। इसके तने को से इसके जो तना है उससे प्राप्त किया जाता है पटसन। इसका ना फल से ना फूल से, जो तना है ना, तना से प्राप्त किया जाता है पटसन। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। जैसे अभी वर्षा ऋतु आने वाला है ना, जून जुलाई से, तो जुलाई के बाद से, तो उसी में इसका खेती किया जाता है, खेती की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। देखो, इसका मुख्य जो क्षेत्र है उगाने वाले, वो बिहार है, पश्चिम बंगाल है और असम है। सामान्यतः सामान्यतः पटसन पादप यानी फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पुष्पन यानी कि जब ये पुष्पित मतलब ये फूल वगैरह सब जब आ जाते हैं, उस अवस्था में इसको काट लिया जाता है। ठीक है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। अब ये काटने के बाद ये जो तने हैं ना, इन तनों को जल में डुबाकर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, या कीचड़ वगैरह में दबाकर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है। ऐसा करने पर क्या होता है कि जो तने हैं वो गल जाते हैं, जो उसके अंदर वाला जो भाग होता है ना, मोटा वाला, वो गल जाते हैं, सिर्फ आरी पारी का छाल हो जाते हैं, और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथ द्वारा पृथक कर दिया जाता है। अब उसे क्या हाथ द्वारा मतलब उसे अंदर का निकाल दिया जाता है, और वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में देखिए। जैसे ये हाथ में लिए हैं, रुई से तागा बनाना है, रुई से तागा बनाना, लेकिन हाथ से हम बहुत नहीं बना सकते हैं, रुई से हम नहीं बना सकते बहुत ज़्यादा। तो सूती तागे की कताई, अब देखिए सूती तागों की कैसे कताई की जाती है, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो आप स्वयं सूती तागे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे सूती ले लेंगे, ऐसे फेरते जाएंगे, ऐसे ऐसे मोड़ते जाएंगे तो ये तागा बन जाएगा। लेकिन जिस तरह मशीन से जो बने होते हैं उस टाइप से वो नहीं बनते हैं, क्योंकि मशीन में जो है भिन्न भिन्न तरह से उसे भिन्न भिन्न मशीनों को तो उसे गुजारा जाता है, तब उतना वो सॉफ्ट बनते हैं और एक साइज़ का बनते हैं। हम लोग बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन कहीं मोटा कहीं पतला, जो कि अगर सुई में पिरोएंगे तो आसानी से नहीं जाएगा। तो क्रियाकलाप अब 4 देख लेते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, इसी के बारे में बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। तो एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथों से अंगूठे तथा तर्जनी, यानी कि अंगूठे तथा तर्जनी ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे मतलब रखेंगे इसमें, ऐसे 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 करते रहेंगे। तो तर्जनी के बीच कुछ रुई के चुटकी भरिए, और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचते जाना है, और इसे से करते जाना है, खींचते जाना है, ऐसे करते जाना है, तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। ठीक है। चित्र दशमलव जैसे दिखाया गया यहाँ पर, कि आप तागा बना सके तो बन ही जाएगा। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। पुंज मतलब जो इकट्ठा रुई होता है, उस पुंज है, उसमें से निकालते जाएंगे, ऐंठते जाएंगे, तो उसी जो है धागा का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, ऐंठते जाएंगे। तो ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं, और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त कटुआ, ये जो है इसी का नाम है, हस्त कटुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे कतली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कतली कहा जाता है। कतली क्या जाता है, कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है, और पहले चरखा भी था, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। चरखा के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। अब यहाँ बृहद मतलब बहुत ज़्यादा, जो पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर अब तो तागों की कताई जो है मशीनों से की सहायता सब किया जा रहा है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब तागों से वस्त्र जो बनते हैं, तो तागे से वस्त्र बनने की जो कई विधियाँ हैं, इनमें 2 प्रमुख विधियाँ हैं, बुनाई तथा बंधाई। यानी कि 2 प्रमुख विधियाँ जैसे बुनाई और बंधाई। जैसे बुनाई हो गया, क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता था, से मिलकर बनते थे।
बनते हैं तथा बनते थे। तागों के दो सेटों को आपस में बस्ती करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई यानी विनिंग कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। जैसे क्रियाकलाप 5 में दिया है, क्रियाकलाप 5। तो भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींचिए। खींची गई रेखा के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पत्तियों को एक एक करके दूसरी शीटों के कटाओ से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। जैसे यहाँ पर ए और यहाँ पर बी 2 शीट दिया है, इसको बीच मोड़ दिया है वर्गाकार काटकर, और तब सी में ऐसे मोड़ कर किया है, और तब सी में से किया है, और तब डी में इस तरह का हो गया है। तो दिखाया बुनिए। बुनने के बाद इसको पट्टियों को बुनने का पश्चात नमूना दिखाया गया है। ये बुनने का एक नमूना दिखाया गया है, कैसे मतलब बुना जाता है। ठीक है, जो बुनाई होता है ना, इसी टाइप में चरखुट दिखाई देता है। तो इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्र की बुनाई करघों की जाती है। जैसे 3.13 में दिखाया गया है। देखिए 3.13 में ये हथकरघा है, मतलब इसी तरह बुना जाता है। इसमें लगाएंगे, इसको ऐसे करेंगे तो ये जाकर उसमें सरता जाएगा और चटाई की तरह से बुना जाएगा। तो यह करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित मतलब जैसे कुछ मशीन के द्वारा चलते हैं, मतलब बिजली से चलते हैं, और कुछ हाथ से यानी कि ऑटोमेटिक भी चलते हैं हाथ से। तो हथकरघा है ये, जो हाथ से चला जाते हैं, पुराने ज़माने का है सब। तो एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। मतलब एकल मतलब एक धागा होता है, एक धागा से बुन कर देखते हो ना, ये पूरा जो है स्वेटर को तैयार किया जाता है। तो एकल धागा इसी को बोलते हैं, एकल टुकड़े। आपने कभी किसी कटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? देखते हैं ना, इसी तरह उभरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो भी बिनाई होता है। जब आप ऐसे करते हैं तो क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बुने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। ठीक है, दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? तो नारियल के जो बाहरी जो खोल होते हैं, उस तंतु से बने जो वस्त्र होते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि किन कार्यों में उपयोग होते हैं। तो मतलब तो होता है कि रस्सियों को ही बनाते हैं, और रस्सियों को चटाइयों को ही बनाए जाते हैं, और इनका उपयोग बैठने उठने के लिए किया जाता है, और घर के आगे फर्श पर रखने के लिए भी किया जाता है, ताकि ये रुखरा होते हैं तो आसानी से इस पर पैर वगैरह नहीं फिसलता है। और रस्सी के रूप में भी उपयोग होता है, जो नारियल के बाहरी वाला जो भाग होते हैं उससे। अब पढ़ेंगे वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब वस्त्र सामग्री का इतिहास पढ़ेंगे। तो ये लास्ट पेज है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल यानी वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चर्म यानी कि चाम और मसूम
समूर समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ यानी कि टोकरी बनाना सीखा। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। तो फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। और प्राचीन यानी मिस्र में वस्त्र को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती है। ठीक है। उन दिनों में लोगों को सिलाई करने नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए ढकने के लिए कई विभिन्न ढंगों का प्रयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे पगड़ी हो गया, धोती हो गई, लुंगी हो गई, इसका सिला थोड़ी जाता है, इसको तो ऐसे ही बांध लिया जाता है या इसी तरह पहन लिया जाता है। तो ये कपड़ों के रूप में भी आज भी प्रयोग होते हैं। तो जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे अब देखो ये बनाने की कुछ क्रिया दिया हुआ है। कपास गोलक जैसे कपास जो तैयार हो जाते हैं फूल उसके, तो कपास गोलक हो गया। फिर उसे ओटते हैं, ओटने मतलब उसे धुनते हैं, ओटना जाता है जैसे दाल ओटते हैं उस तरह उसको भी मथते हैं। मथने के बाद जो है उससे रेशा हो जाता है। रेशा मतलब निकल जाते हैं, मतलब कि पूरा फैल जाते हैं, पूरा फूल कर बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके बाद मतलब फूल का मतलब ये होता है कि जैसे रुआ इतना गठित है उसको पूरा ऐसे कर देंगे तो ये पूरा मतलब हुआ टाइप का हो जाएगा। और तब उसे कताई किया जाता है। कताई करने के बाद कताई के बाद बुनाई। मतलब धागे होते हैं, कताई से धागे निकलते हैं, धागे से बुनाई होते हैं, बधाई होते हैं, तब जाके वस्त्र तैयार हो जाता है। तो इस तरह ये पाठ समाप्त हो गया है। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो ही गया है, लगभग 30 मिनट के अंदर हो गया है। अब प्रमुख शब्द रुई जान गए, वस्त्र जान गए, आप तंतु जान गए, कताई, बुनाई और तागा, ये आप लोग जान गए हैं। ठीक है, आप लोग इसे आसानी से जान गए हैं। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।